हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये हमारा डे टू बिजनेस फाइनेंस का यूजीसी नेट जेआरएफ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग डे टू करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग आज अपने मेजर कंसेप्ट लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। और उससे पहले एक छोटा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टोटल हम लोग 9 से 10 दिन लेंगे बिजनेस फाइनेंस को कवर करने में। और आज है हमारा डे टू, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम्हें 10,000 रुपए आज दे रहा है, और एक फ्रेंड तुम्हें 10,000 एग्जैक्टली एक साल बाद दे रहा है। तो तुम उस सिचुएशन में क्या प्रेफर करोगे? 10,000 आज लेना पसंद करोगे या फिर 10,000 एक साल बाद लेना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें आज ही चाहिए होंगे, तुम कहोगे नहीं यार मुझे आज ही दे दो। क्यों? क्योंकि तुम उस पैसे से रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर तुम उस पैसे को सिर्फ बैंक में ही एफडी करके रख देते हो, तो तुम्हें वहां पे 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है? और जस्ट एक साल बाद अगर तुम देखो तो वो 10,000 तुम्हारा 10,700 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही है। मतलब जो पैसे आज हमें मिल रहे हैं, वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जो एग्जैक्टली मुझे वो नेक्स्ट डे मिले, या एक साल बाद मिले, या 2 साल बाद मिले। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये कोर प्रिंसिपल है फाइनेंस का, जो कि हमें बताता है सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर। जो पैसे मुझे आज मिलेंगे वो उसकी वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ कि मुझे वो फ्यूचर में जाके मिले, क्योंकि हम उस पैसे पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जैसा तुमने यहाँ पे देखा कि 10,000 मुझे अगर कोई आज दे रहा है, तो मैं उस 10,000 को लूंगा और बैंक में एफडी कर दूंगा। उस पे मान लो मुझे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल बाद वो मेरा 10,700 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो टाइम वैल्यू और परचेजिंग पावर, इन दोनों के बीच में तुम्हें हमेशा क्लैरिटी रखना है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं टाइम वैल्यू को परचेजिंग पावर के साथ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट मेनली बिकॉज ऑफ द अर्निंग पोटेंशियल। अर्निंग पोटेंशियल क्या है? पैसे की अर्निंग पोटेंशियल होती है इंटरेस्ट। ठीक है? परचेजिंग पावर फॉल्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। परचेजिंग कैपेसिटी, जैसे तुम मान लो अभी 10 रुपए में तुम क्या खरीद सकते हो, और आने वाले 10 साल बाद तुम 10 रुपए में क्या खरीद सकते हो। या फिर अभी जो हमारे पास 1,000 रुपए की वैल्यू है एक्चुअल में, जितने सामान हम 1,000 रुपए में खरीद सकते हैं, क्या आने वाले 5 साल बाद हम 1,000 रुपए में उतने सामान खरीद पाएंगे? ये बताता है हमारा परचेजिंग पावर, कि हमारा पैसा का जो वैल्यू होता है, हमारा जो परचेजिंग पावर होता है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने से गिर जाता है। बोथ मेक फ्यूचर मनी लेस वैल्यूएबल, चाहे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो या फिर परचेजिंग पावर। तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली क्या समझना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, कि जो पैसे मुझे आज मिल रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। बस क्लियर कहानी। आ जाओ अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या मैं बोलूंगा, उसी का रिलेटेड सीन है। व्हाई डज मनी हैव अ टाइम वैल्यू? मनी की टाइम वैल्यू क्यों होती है? एग्जाम में कभी कभी ये फीचर्स पूछ लिए जाते हैं। तीन बेसिक प्राइमरी रीजंस है जिसकी वजह से मनी की टाइम वैल्यू होती है। पहला, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे अभी तुम करंट सिनेरियो में ही देखो, अभी वॉर, ईरान, यूएस, इजराइल सबके बीच में वॉर यहाँ पे चल रहा है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हें वो नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी मिले, तुम्हें अगले साल 2 साल बाद तुम्हें 10,000 पे करेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये वो पे कर ही दे। हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए। फ्यूचर हमारा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। तो कहा जाता है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब जो पैसा, जो बर्ड अभी हमारे हाथों में है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी अभी, भले ही दो और बर्ड्स जो है वो बुश में क्यों ना हो। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर रखना है कि जो चीजें मुझे आज मिल रही हैं उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पहला रीजन आता है कि क्यों हमारे पैसे का टाइम वैल्यू होता है। दूसरा आता है इन्फ्लेशन। अब तुम्हें भी पता है कि जो हमारी प्राइसेस होती हैं ओवर द टाइम बढ़ते जाती हैं। जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम 1,000 रुपए में जो भी चीजें आज खरीद सकते हो सकता है आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद तुम उस 1,000 रुपए में वो चीजें ना खरीद पाओ। तो प्राइसेस जो होती हैं वो हमारी ओवर द टाइम राइज करती रहती हैं। जैसे कि 10 साल पहले हमारा जो चाय होता था, अभी भी चाय हमारे पास जैसे कुछ पुरानी शहरों में 5 रुपए 6 रुपए में मिलती है। लेकिन जनरली तुम देखोगे तो 10 से 15 रुपए की चाय हमें हमें हर जगह पे मिलती है।
एक छोटे टपरी की मैं अगर बात करूँ तो। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले हमें हमारा वही चाय ₹5 का मिलता था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 10,000 नेक्स्ट ईयर विल बाय फ्यूअर गुड्स देन इट कैन बाय टुडे। सेम बात वही मैंने जो तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि ₹1000 से जो चीज़ें तुम आज खरीद सकते हो, वो हो सकता है अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद तुम वो चीज़ें उतने में ना खरीद पाओ। ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न कहा जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का कि जो पैसे आज हमारे पास हैं, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बैंक्स में जमा कर सकते हैं, जिससे हमें एक गारंटीड रिटर्न आएगी। ठीक है? हमारे पास वो अपॉर्च्युनिटी होगी। मैं हो सकता है कि उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर लूँ। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूँ, म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँ, बैंक में डाल दूँ। तो इससे जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो गारंटी तो देगा, मुझे कुछ तो अमाउंट आएगा उससे। इसीलिए कहा जाता है कि मनी का टाइम वैल्यू होता है। ये 3 मेजर रीज़न्स होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी। क्लियर है ये चीज़? चलो, अब हम अपने नेक्स्ट कांसेप्ट पे यहाँ पे मूव करते हैं। पहला कांसेप्ट आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो क्लियरली कंपाउंडिंग का मतलब है लुकिंग इनटू द फ्यूचर। मतलब हमारे पास जो कैश हमारे पास जो भी प्रेजेंट में अमाउंट है उसका फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा ये हमें बताता है कंपाउंडिंग। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कैश फ्लोज जो हमारे पास कैश है उसकी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंडिंग आंसर करता है कि अगर मैं आज एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो कल कितना अमाउंट बन जाएगा। जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि प्रेजेंट वैल्यू ₹10,000 का है, ऊपर में तुम्हें दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू कितने का है, 10,000 का है। जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर वैल्यू। मतलब जब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे होगे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10,000 थी, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड किया, कंपाउंडिंग हुई और फ्यूचर वैल्यू बन गया 10,000 प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देखना, हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं जस्ट हम। कंपाउंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट इसे कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें ₹100 एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, ईयर वन में तुम्हें ₹100 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो तुम ईयर टू में उस ₹100 पे भी तुम इंटरेस्ट कमाओगे। मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 1000। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट ईयर तुम्हें ₹1000 पे ₹100 इंटरेस्ट मिला। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा सेकंड ईयर होगा यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर जो हमारा होगा, वहाँ पे मैं 1100 पे इंटरेस्ट कमाऊँगा। मतलब यहाँ पे मिला, इन दोनों को हमने प्लस किया, 1100 हो गया। इस इंटरेस्ट पे भी मैं इंटरेस्ट अब कमाऊँगा। तो ये हमें बताता है हमारा कंपाउंडिंग। याद रखना है, कंपाउंडिंग हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है। मतलब हम लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट से फ्यूचर की ओर जाते हैं। ये हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है? दूसरा इसके बाद अच्छा चलो फ़ॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके बाद दूसरे कांसेप्ट पे। कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया तुम्हें कि हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड जाते हैं, आगे जाते हैं, ग्रो करते हैं। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर ओवर द एन। अब यहाँ पे समझना, एफबी जो है हमारा वो फ्यूचर वैल्यू है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू है, आर जो है हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड बताता है और एन जो होता है हमारा वो बताता है नंबर ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी नंबर ऑफ टाइम पीरियड की कितने साल की यहाँ पे बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 प्लस आर टू द पावर एन जो है हमारा, इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है? इसके बाद तुम देख लो दूसरा कंसेप्ट आता है डिस्काउंटिंग का, लुकिंग इनटू द पास्ट। अभी तक हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे थे, अब हम पास्ट की ओर जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट अपोजिट, डिस्काउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे कंपाउंडिंग का, जहां पे हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है उसका हम करंट नेटवर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि करंट में हमारी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये आंसर करता है हाउ मच इज फीस एक्स रिसीव्ड इन फ्यूचर वर्थ टुडे। मतलब जो 10,000 या 20,000 मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेंगी उसकी आज के डेट पे क्या वैल्यू है, ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा हमें डिस्काउंटिंग। ठीक है? तो डिस्काउंटिंग निकालने के लिए हम लोग सिंपल सी क्या काम करते हैं, उसमें इंटरेस्ट को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,100 मुझे नेक्स्ट ईयर मिलना है या 11,000 मुझे मिलना है, तो उसमें से 1,000 का इंटरेस्ट है उसको मैं माइनस कर देता हूँ और उसकी करंट वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना डिस्काउंटिंग क्या करता है, इंटरेस्ट को हटा देता है।
मान लो कि तुम्हें कोई प्रॉमिस कर रहा है कि 10,000 वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर देगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी आज 9,090 रुपए ही होगी, अगर तुम 10% इंटरेस्ट रेट मानकर चलते हो तो। और अगर तुम इसी 9,090 को इन्वेस्ट आज करते हो 10% के रेट पे, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर एग्ज़ैक्टली 10,000 मिलेगा। तो ये यहाँ पे मेन काम क्या होता है कि हम लोग इंटरेस्ट को रिमूव कर देते हैं। जो हमारा मेन फैक्टर होता है, इसको इंटरेस्ट को हटा देते हैं, तो ये कहानी कहलाती है डिस्काउंटिंग की। तो डिस्काउंटिंग में हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, फ्यूचर से प्रेज़ेंट की ओर आते हैं वापस। तो दोनों में ये चीज़ें ध्यान रखना और यहाँ हमारी जो वैल्यू होती है वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है? फॉर्मूला देख लो, प्रेज़ेंट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस आरएन। ये डिस्काउंटिंग में है। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या निकालते थे? फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, प्रेज़ेंट वैल्यू, ठीक है? प्रेज़ेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आरएन लिखते थे हम लोग, आर टू द पावर एन। देखो यही था ना? हुँ। और अब प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस फ्यूचर वैल्यू को उठाना है, ऊपर कर देना और ये वाला जो है 1 प्लस आरएन जो हमारा फैक्टर था, मैंने बताया था तुम्हें, उसको यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएन जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है। अब रूल ऑफ 72 बहुत पॉपुलर है, 2020 में इसमें पीवाईक्यू आया था। रूल ऑफ 72, अगर तुमसे कोई बोलता है कि हमारा जो अमाउंट है ये कितने साल में डबल हो जाएगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी कहानी है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, एक मैजिक शॉर्टकट आता है रूल ऑफ 72 का। इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अगर हमें ये पता करना है ईयर्स टू डबल, कितने साल लगेंगे हमारे अमाउंट को डबल होने में, तो उसमें हम लोग 72 को, 72 कांस्टेंट हमारा रहेगा। मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट उसमें 8% दिया है या 7% दिया है या 5% जो भी दिया हुआ हो। एग्जाम्पल से समझना कि अगर तुम्हें एक बैंक ऑफर कर रही है 8% इंटरेस्ट, तो तुम्हारे पैसे को डबल होने में कितने साल लगने वाले हैं, ये तुम्हें निकालना है। तो रूल ऑफ 72 लगाओ, 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 9 साल में तुम्हारा जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? एग्जाम्पल दूसरा समझो। इफ यू वांट योर मनी टू डबल इन 6 ईयर, अगर तुम ये चाहते हो कि 6 साल में तुम्हारा मनी जो है डबल हो जाए, तो ये बताओ तुम्हें कितना अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर ये तुम्हें निकालना है तो सिंपल सी बात है, 72, 6 साल में तुम चाह रहे हो डबल हो जाए, डिवाइड करो, तो आंसर आएगा तुम्हारा 12%। तो अगर आज तुम्हें 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अगले आने वाले 6 साल में तुम्हारा अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैजिक रूल कहते हैं इसे हम लोग। अब एक चीज देखना, यहाँ पे एक एग्जाम ट्रैप भी दिया हुआ है, जस्ट यूज द होल नंबर फॉर द परसेंटेज। ठीक है? तुम्हें अगर 8% मिल रहा है तो सिंपली 8% से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, ना कि 0.08 से। पहला पॉइंट ये हो गया। ऑल्सो रिमेंबर द रूल ऑफ 69, जैसे ये 72 एक मैजिक रूल है, वैसे ही एक 69 का भी हमारा रूल है, जो बोला जाता है ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा एक्यूरेट होता है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के लिए। 69 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तुम देखना, हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय दी जो भी हमारा रेट होगा। ये हमारा रूल ऑफ 69 में होता है, तो इसको भी एक बार याद रख लेना। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा आता है लमसम और एन्युटी का कंसेप्ट। लमसम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, सिंगल ट्रांजैक्शन, वन ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे तुमने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपया जीत लिया, या फिर तुमने एक घर खरीदा और उसमें तुमने फुल कैश पेमेंट आज के आज ही कर दिया, तो ये हमारा लमसम होता है। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है कि तुम्हें एक रेगुलर अमाउंट पे एक फिक्स्ड इंटर सॉरी रेगुलर अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पे मिल रहा हो। जैसे कि तुम 10,000 एलआईसी प्रीमियम हर साल तुम पे कर रहे हो, या फिर तुमने एक ओला बाइक या ओला कार कार तो नहीं आती, ओला कार तुमने 8,000 रुपए हर महीने के हिसाब से तुम उस पे ईएमआई पे कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम एक फिक्स्ड अमाउंट, एक रेगुलर या तो रिसीव होगा या फिर पे करोगे, मनी पेड और रिसीव्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एन्युटी। अब एक चीज समझना, एक कैश फ्लो को एन्युटी होने के लिए हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने होते हैं,
अभी हमने डेफिनेशन में ही देखा, पहला कि हमारा जो अमाउंट होगा एग्ज़ैक्टली सेम होगा हर साल। 10,000 अगर मैं एलआईसी प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो वो हर साल 10,000 ही पे करूँगा मैं। और जो हमारा टाइम गैप होगा वो एग्ज़ैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे 6 महीने पे अगर पे कर रहा हूँ तो 6 महीने पे ही चलता रहेगा। 1 साल या 2 साल जैसा भी हो, वो एक रेगुलर इंटरवल फ़ॉलो होना चाहिए। तो एक कैश फ्लो को एन्युटी होने के लिए इन 2 कंडीशंस को सैटिस्फाई करना होता है। क्या-क्या? इक्वल अमाउंट प्लस इक्वल इंटरवल अगर हो रहा है तो ये एन्युटी का कांसेप्ट है। ठीक है? अब हमारे एन्युटी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी। तो ऑर्डिनरी जो होता है वो हमारा रेगुलर होता है और एन्युटी ड्यू जो होता है ये हमारा बिगिनिंग के होता है। जैसे कि मान लो तुम हर महीने के 1 तारीख को रेंट पे कर रहे हो। ये तुम्हारा एन्युटी ड्यू हो गया। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है? जब हमारा जो पीरियड है जो एंड एंड पे हम लोग जब आखिरी में जब पे करें तो हमारा ये कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। मान लो तुमने कार लिया है, तुम हर महीने के आखिरी में ईएमआई पे कर रहे हो, तो ये तुम्हारा ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगा। हर महीने तुम्हें प्रीपेड में रिचार्ज करना पड़ता है, तो ये तुम्हारा एन्युटी ड्यू कहलाएगा। अब एक चीज़ जान लेना, ऑर्डिनरी जो हमारा जो एन्युटी ड्यू जो होता है, उसे कहा जाता है ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि तुम्हें जो पैसे हैं वो एडवांस में मिल जा रहे हैं। तुम उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें मिल जाता है इंटरेस्ट कमाने का। ये चीज़ याद रख लें। अब हमारा इसी में आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अगर कोई तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि हर साल तुम्हें वो 10,000 रुपए पे करेगा, तो हाउ मच इज़ दैट एंटायर पैकेज वर्थ टुडे? मतलब हर 5 साल अगले 5 साल तक वो तुम्हें 10,000 10,000 10,000 पे करता रहेगा। तो जो एग्ज़ैक्ट तुम्हें एक पूरा एंटायर अमाउंट मिलेगा उसकी एक्चुअल में आज वैल्यू कितनी है, वो तुम्हें कैलकुलेट करके किससे पता चलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के थ्रू पता चलेगा। फॉर्मूला है कैश फ्लो, सीए फिर स्टैंड फॉर कैश फ्लो, पीरियोडिक कैश फ्लो तुम्हें हर साल जितना मिल रहा है, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर एन अपॉन में आर। ठीक है? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू में एन्युटी कितनी होगी तुम्हारी। ठीक है? एक और कांसेप्ट इसी में आता है परपीचुइटी का। परपीचुइटी बताता है फॉरएवर एन्युटी। मतलब तुम्हें कंटीन्यूअस इनफिनाइट टाइम तक मिलता रहेगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें सीधा हम कैश फ्लो लेते हैं, अपॉन में रेट लेते हैं, इससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाता है। इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। तो परपीचुइटी का मतलब होता है एक ऐसा एन्युटी जो कि इनफिनाइट लाइफ के लिए है। अब एक कांसेप्ट इसी के अंदर आता है नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। अब बैंक यहाँ पे तुम्हारे साथ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलती है। वो तुम्हें एडवर्टाइज करके दिखाएगी एक नॉमिनल रेट, बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग, बार बार कंपाउंडिंग पीरियड्स होने के करने के बाद, जैसे अब होता है ना कि मतलब कंपाउंडिंग हमने क्या देखा था कि फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब एक साल में कई बार कंपाउंडिंग होता है, तो उससे क्या होता है तुम्हारा जो इफेक्टिव रेट जो होता है वो एक्चुअल में हायर हो जाता है। नॉमिनल रेट समझना ये ऑफिशियल रेट है जो कि पेपर पे लिखा गया है। फॉर एग्जांपल 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, ये पेपर पे लिखा गया है। 12% पर एनम होगा कंपाउंडिंग। लेकिन जो हमारा इफेक्टिव रेट होता है ये एक्चुअल रिटर्न होता है जो कि अर्न किया जाता है इन अ ईयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स। एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक क्रेडिट कार्ड तुमसे 2% पर मंथ चार्ज कर रहा है, तो जो नॉमिनल रेट होगा वो 2% इंटू 12 हो जाएगा 24%। अब देखना यहाँ पे कैच क्या है, बट बिकॉज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट एवरी मंथ। मैंने तुम्हें क्या बताया था? कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। अब इंटरेस्ट जो है वो हर महीने चार्ज किया जा रहा है, हर महीने इंटरेस्ट के ऊपर भी। तो जो हमारा एक्चुअल इफेक्टिव रेट है वो हो जाएगा 26.82। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये तुम्हें मैंने दिया, तुम्हें मैंने याद होगा बताया था 1,000 रुपए है। मान लो इस पे 100 रुपए का हमारा, सॉरी, 1000 है, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 1100 आया। ये यार, फिर से नेक्स्ट मंथ मैं इस 1100 पे करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कर रहे हैं। अब तुम नॉमिनल रेट तुम देखोगे कि 2% लगने वाला है, 12 मतलब हमारा 24% जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब तुम इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 26.82 निकल जाता है।
तो जितना फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग होगा, अगर डेली कंपाउंडिंग कर रहे हो, उसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी। मंथली करोगे तो उससे थोड़ा-सा कम, ईयरली करोगे तो उससे थोड़ा-सा कम। तो इफेक्टिव रेट का कांसेप्ट तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे बिजनेस फाइनेंस के अंदर। अक्सर इस पे हमें हर साल एक आध न्यूमेरिकल तो देखने मिल ही जाता है। आज हम लोग टोटली क्लियर कंसेप्ट बनाएंगे, और जब हम लोग इस पे एमसीक्यू सेशन लेंगे तो उस टाइम हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी तक अगर तुमने टाइम वैल्यू अच्छे से समझ लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे भी अच्छे से तुम्हें समझना है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम लोग जब बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में हमें क्या बताता है? तुम्हारी जो कैपिटल तुम लगाते हो उसकी लागत क्या है। मतलब हमारा जो अमाउंट होता है वो कभी भी फ्री का नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक फर्म उस प्रोजेक्ट से अर्न करती है, जिससे कि वो अपने एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर पाए। अपने एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक फर्म को जरूर से जरूर कमाना चाहिए ऑन इट्स प्रोजेक्ट टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टर। अब उसके इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स होंगे, लेंडर्स होंगे। देखो, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी में पैसे लगाते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 10% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10% होना चाहिए, हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से समझना, रिलायंस ने बोरो करे 100 करोड़ रुपए एसबीआई से एट 9% इंटरेस्ट। तो जो रिलायंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। मतलब कि आपका, आपकी कंपनी में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो रिटर्न है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। तो रिलायंस जो है, यहाँ पे एग्जांपल हमने जैसे देखा, तो रिलायंस मस्ट इन्वेस्ट दिस 100 करोड़ इन अ प्रोजेक्ट दैट अर्न्स एटलीस्ट 9%, अदरवाइज दे विल सफर लॉस। तो जो रिलायंस ने ये लोन लिया 100 करोड़ का, वो 100 करोड़ उसको कम से कम वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कम से कम उसे 9% तो रिटर्न दे ही दे। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? चलो, अब देखना क्या क्या सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। क्यों हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो काफी टाइम खर्च करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो पहला आता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि हमें मदद करता है कि कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स को, किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, कट ऑफ रेट भी बोलते हैं। मान लो कि एक नई फैक्ट्री है जो कि 12% रिटर्न कमा रही है, जनरेट कर रही है, लेकिन फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% है, तो उस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इवैल्यूएट करने में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मददगार साबित होता है। दूसरा, तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि तुम कितना अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में डेट का पोर्शन लेकर आओगे और कितना इक्विटी का पोर्शन लेकर आओगे, इनका मिक्स। तो एक मैनेजर को इस मिक्सचर को डिजाइन करने में, डिसाइड करने में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। तीसरा, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। A company is only considered wealth creating if its return on capital employed is strictly greater than its cost of capital। मतलब जितना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा तुम्हारा रिटर्न, तुमने जितना कैपिटल लगाया उससे ज्यादा तुम्हारा रिटर्न आ रहा है, तभी तुम्हें एक वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी कहा जाएगा। तो ये तीन पॉइंट्स जो है, इसको हमारे लिए, हमारे इन तीनों सिचुएशंस में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी हेल्पफुल होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके सारे नाम याद रख लो। इसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट बोलते हैं, डिस्काउंट रेट बोलते हैं, कट ऑफ रेट भी बोलते हैं इसे हम, हर्डल रेट भी बोलते हैं, और भी नाम है इसके, टारगेट रेट भी बोलते हैं, और एक नाम याद रख लो, स्टैंडर्ड रिटर्न भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम से एग्जाम्स में अगर दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, रेयरली तो ऐसे तुम मेजरली तुम देखो तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट डेट आएगा हमारा। मतलब हमने जिससे लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हमारा कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हमारे ओनर्स हैं उसको आप डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो पे करोगे वो आपकी इक्विटी की कॉस्ट हुई। प्रेफरेंस,
आपको फिक्स्ड डिविडेंड ऑन वीआईपीज को भी तो पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑलवेज हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग, आपकी खुद की अर्निंग जो कि आपने प्लग बैक कर लिया, रिटेन कर लिया, उसकी भी हमारी कॉस्टिंग होती है। लोगों को लगता है कि हमारा खुद का प्रॉफिट है जिसे हमने सेव किया, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो गलत सोच रहे हो यहाँ पे। उसकी भी हमारी कॉस्ट होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर उस पैसे को तुमने रिटेन ना करके कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो तुम उस पे इंटरेस्ट कमाते। अगर तुमने उसे डिविडेंड दे दिया होता, तो तुम्हारे शेयर होल्डर्स उसे कहीं इन्वेस्ट करके कमाते, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। तो ये हमारे टोटल 4 होते हैं, ठीक है? चलो एक वैक भी होता है ओवरऑल, जिसे हम लोग कंपोजिट कॉस्ट बोलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले कांसेप्ट से, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेट, हमारा जो डेट है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, ये उसकी कॉस्ट होती है। कहा जाता है ये सबसे एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ हमारा फाइनेंस है। अक्सर तुमने देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों कहा जाता है ऐसा? दो मेजर रीजंस हैं इसके। पहला, सबसे यहां पे पहला लो रिस्क होता है। अब लेंडर जो है हमें पैसे दे रहे हैं, उनको एक लीगल सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर कंपनी उनके अमाउंट को पे करने में फेल हो जाती है, तो वो उनके एसेट्स को बेच सकती हैं। तो पहला तो रिस्क यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे वो हमसे कम इंटरेस्ट लेंगे, है ना? दूसरा मेजर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे टैक्स सील्ड बेनिफिट मिल जाता है। क्या होता है टैक्स सील्ड बेनिफिट? तुम यहाँ पे जो भी लोन पे, मैं लोन वर्ड ना यूज करके डेट वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा। तुम यहाँ पे इस डेट पे जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, ये इंटरेस्ट हमारा होता है टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। तो हम लोग जब अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं बिफोर द टैक्स, ठीक है, उस अपने एक्सपेंस को डिडक्ट करके दिखाते हैं। इंटरेस्ट जो भी हमने बिजनेस में पे किया, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, और इसको हम लोग अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर देते हैं बिफोर द कैलकुलेटिंग द टैक्स, जिससे हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा अमाउंट सेव हो जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, शायद स्लाइड में नहीं है, किसी और स्लाइड में होगा, मैं तुम्हें वो जरूर दिखाऊंगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि दो ऐसे कारण है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें देखने वाली बात है हमारा इरिडीमेबल, ठीक है? दो सिचुएशंस होते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे, इरिडीमेबल और रिडीमेबल दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इरिडीमेबल समझते हुए चलते हैं। इरिडीमेबल डेट को हम लोग परपीचुअल डेट भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कभी भी रिटर्न नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट हमेशा पे करती रहेगी। इसका जो फॉर्मूला होता है तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो फॉर्मूला है आफ्टर द टैक्स है। कहा जाता है कि हमेशा आपको 1 माइनस टी का इस्तेमाल करना है फॉर द डेट। लेकिन हम लोग बिफोर द टैक्स को भी समझते हुए चलेंगे। मैं अलग से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। बिफोर, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स का तुम यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड, ठीक है? लेकिन हम लोग जब बात करते हैं आफ्टर द टैक्स की, जब हम लोग बात करते हैं आफ्टर द टैक्स की, तो आफ्टर द टैक्स के अंदर हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। ये हमारा जो हम लोग टैक्स डिडक्टिबिलिटी लेते हैं, जो मैंने तो ऊपर समझाया था, अपॉन में नेट प्रोसीड, ठीक है? तो ये दोनों में बस डिफरेंस होता है। नेट प्रोसीड क्या होता है? ये हमारा फेस वैल्यू होता है, कंपनी का जो भी फेस वैल्यू होगा शेयर्स का। अगर उसमें तुमने कोई डिस्काउंट दिया है या फ्लोटेशन कॉस्ट अगर तुम्हारे कोई है, उसको माइनस कर दो, और अगर कोई प्रीमियम है तो उसको ऐड कर दो। तो नेट प्रोसीड हम लोग उसी को नाम देते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम जब भी डेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें टैक्स के डिडक्शन लेना चाहिए, ठीक है? अब रिडीमेबल डेट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें देख लेना, इसमें भी वही दो सेम कहानी होगी। बिफोर द टैक्स एंड आफ्टर द टैक्स समझते हुए चलना। मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा।
बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, ये हमारा कौन सा है, रिडीमेबल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू, आरवीआर स्टैंड फॉर रिडीमेबल वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन, एन यहाँ पे क्या होता है, कितने साल में करोगे रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय, ठीक है। आफ्टर टैक्स के अंदर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अब जैसे ही आया यहाँ पे जस्ट टैक्स का ट्रीटमेंट कर दो, 1 - टी, बाकी कहानी सेम होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अपना प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्यों यहाँ पे हमने आरवी माइनस एनपी का कंसेप्ट लाया, क्योंकि यहाँ पे चीजें रिडीम हो रही हैं, हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग आरवी माइनस एनपी का कंसेप्ट लाते हैं। इरिडेबल वैल्यू में हमें कुछ पे तो करना है नहीं, तो सिंपल सी बात है, बिफोर द टैक्स है तो इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड, आफ्टर द टैक्स है इंटरेस्ट इंटू 1 - टी अपॉन में नेट प्रोसीड। रिडीमेबल में तुम्हें रिडीम करना है तो इंटरेस्ट क्या करना है, यहाँ पे रिडीम करना है, तो इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन में 2। अब टैक्स ट्रीटमेंट करना है, बिफोर द टैक्स है तो टैक्स का ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें 1 - टी का कंसेप्ट यूज कर लेना। तो ये चीज देखना। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक मैं तुम्हें स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे कि कैसे हमारे लिए केडी जो है वो हमारा सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है। यहाँ पे हमारा टैक्स सील्ड का तुम्हें कैसे मैजिक देखने को मिलेगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे 1 - टी मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो सिनेरियो लेकर चलो, तुम यहाँ पे दो कंपनीज है, एक ऐसी कंपनी जो कोई भी डेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है और कंपनी बी जो है वो डेट इस्तेमाल करती है। देखना, मान लो कंपनी का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 1 लाख रुपए का है, सेम कंपनी बी का भी है। अब यहाँ पे कंपनी ए ने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया क्योंकि उसने कोई भी डेट लिया नहीं था, तो उसकी अर्निंग बिफोर द टैक्स कितनी हो जाएगी, 1 लाख ही होगी। लेकिन कंपनी बी ने लोन ले रखा था जिसपे उसने 20,000 का इंटरेस्ट पे किया। अब जो हमारा इंटरेस्ट होता है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो 20,000 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जो कंपनी बी की अर्निंग बिफोर द टैक्स बनी वो 80,000 की बन गई। अब 30% का टैक्स लगता है, इनकम टैक्स में तुमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे 30% टैक्स अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख का 30% 30,000। तो ओवरऑल कंपनी ए की पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स कितनी बनी, 70,000। लेकिन वहीं तुम कंपनी बी का यहाँ पे देखोगे 80,000 का 30% तुम्हें निकालना है और उसकी जो टैक्स बनेगी वो 24,000 हो जाएगी और ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स निकल कर आएगा 56,000 का। तो यहाँ पे तुमने देखा कि कैसे डेट इस्तेमाल करके एक कंपनी का कैसे टैक्स बचता है, ठीक है। तो ये चीज समझना, टैक्स सील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट इनटू द टैक्स रेट। आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, हमें यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना होता है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जैसे हमने डेट में देखा था कि इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे हमें फिक्स कमिटमेंट देना होता है कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे हो जाएगा। अब मेजर यहाँ पे कैच क्या है कि तुम्हें इंटरेस्ट वहां पे टैक्स डिडक्टेबल हो जाता था, लेकिन डिविडेंड कभी भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है। ये हमारे प्रॉफिट पे अप्रोप्रिएशन होता है। मतलब मेरे कहने का है, तुमसे गवर्नमेंट सरकार इस पे अलग से टैक्स लेगी, ना कि तुमको टैक्स में छूट देगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होता है वो महंगा पड़ता है, हायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड, इसके केस में, इररिडीमेबल के केस में। और रिडीमेबल के केस में तुम देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पीडी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन में 2। तो ये चीज याद रखना, ज्यादा इसमें नहीं है, बस कॉस्ट ऑफ डेट वाला फॉर्मूला याद रखो।
तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट वहाँ पे तुम यूज़ करते थे, यहाँ पे तुम्हें पीडी यूज़ करना है, प्रेफ़रेंस डिविडेंड। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सबसे डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हें जैसे तुमने डेट में देखा था, प्रेफरेंस शेयर्स में देखा था कि वहाँ एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है या फिक्स इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शेयर होल्डर होता है, इक्विटी होल्डर होता है, उसे कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंपनी पे कि उन्हें कोई पे करे ही फिक्स रिटर्न। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें अलग-अलग कांसेप्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला मेथड आता है इसमें हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। जो हमारा कॉस्ट इक्विटी है, इसमें सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे क्या अज़्यूम करके चलोगे कि जो इन्वेस्टर है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट डिविडेंड की फ़िक्र है, ठीक है? मतलब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसको देखते हुए चलना है। तो फ़ॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ इक्वल्स टू T1, कि उसे एक्सपेक्टेड डिविडेंड अगले साल कितना मिलने वाला है, अपॉन में करंट मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है? यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को और उससे तुम कैलकुलेट करोगे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितनी मिलेगी, वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डी वन होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और पी नॉट या जीरो भी बोल सकते हो करंट मार्केट प्राइस। तो दोनों में ये चीज याद रखना डिफरेंस। फिर दूसरा आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे आ जाता है गॉर्डन्स मॉडल भी इसे हम लोग बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, उसी मेथड में बस तुम्हें ग्रोथ का कंसेप्ट ऐड कर देना है। मतलब तुम्हारे जो डिविडेंड्स तुम्हें मिलते हैं उसमें एनुअल रेट अगर तुम देखोगे तो उसमें कितने रेट से ग्रोथ हो रहा है, उसी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। गॉर्डन्स मॉडल बोला जाता है, कहा जाता है ये मेथड ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये एज्यूम करके चलता है कि डिविडेंड जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा हर साल। वहां पे तुमने क्या देखा कि तुम्हें एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना मिलेगा अपॉन में करंट मार्केट प्राइस शेयर। तुमने ये एज्यूम नहीं किया कि तुम्हारा जो डिविडेंड है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो कितने परसेंट से करेगा। इसीलिए यहाँ पे डी वन अपॉन में पी नॉट प्लस जी करते हैं हम लोग। और तीसरा आता है अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। कुछ कंपनी जैसे कि नई स्टार्टअप्स हो गई, टेक स्टार्टअप्स हो गए, वो शुरुआती टाइम पे डिविडेंड्स पे नहीं करते हैं, वो हर चीज को री इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, तो उनके लिए सुटेबल है अर्निंग यील्ड मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अर्निंग पर शेयर है उसको अपने करंट मार्केट प्राइस शेयर से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। सिंपल सी कहानी है, तुम यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो मतलब तुम्हारा 100% अमाउंट, जो 100% प्रॉफिट तुम अर्न कर रहे हो, वो तुम्हारा रिटेंशन हो जाता है। मतलब तुम रिटेन कर रहे हो उसे, बचा ले रहे हो, तुम्हें कहीं किसी को देना नहीं है। तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। चौथा मेथड इसी में आता है हमारा सीएपीएम, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है? इसमें जनरली इसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में इस्तेमाल ना करके मॉडर्न फाइनेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्राफ तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसके सिंपल फॉर्मूला को समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल आते हैं और स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे फँस जाते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ इक्वल्स टू आरएफ। आरएफ का होता है मतलब रिस्क फ्री रेट। मतलब मान लो तुमने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उससे तुम्हें 6% रिटर्न मिल रहा है। रिस्क फ्री है, सरकारी बॉन्ड है, कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, रिस्क उसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हें वहाँ पे उतना रिटर्न तो आने वाला है। तो ये आरएफ क्या होता है? ये रिस्क फ्री रेट होता है। प्लस बीटा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। बीटा, बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है? किसी भी एक स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क मतलब रिलायंस जो है वो कितनी वोलेटाइल है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50। बीटा को मेजर भी कहा जाता है, मेजर करते हैं हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क को इसके थ्रू। उसके होता है आरएम। आरएम जो होता है ये एवरेज रिटर्न तुम्हें बताता है कि टोटल स्टॉक मार्केट पे तुम्हें कितना रिटर्न मिलने वाला है। निफ्टी 50 में तुमने इन्वेस्ट किया, तुम्हें कितना 12% का रिटर्न मिलने वाला है। ये तुम्हारा क्या है एक्चुअल में? ये एक एवरेज रिटर्न है तुम्हें मार्केट से जितना मिलेगा। और आरएम माइनस आरएफ का दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। वो लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, जब आरएम माइनस आरएफ में वो लोग आरएम को डाल देते हैं सिंपली, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है फॉर लीविंग द बैंक एंड एंटरिंग इनटू द मार्केट। आप सेफ रिटर्न ना लेकर आप क्या कर रहे हो? मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो।
तो इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा कहता है कि मार्केट रिटर्न 12% है, मार्केट रिटर्न तुम्हारा कितना है? 12% है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आरएम, कि तुम्हें मार्केट से 12% का रिटर्न मिल रहा है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? आरएम। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिल जाए मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये वर्ड का ही खेल है यहाँ पे। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में गलती करते हैं इसमें। मार्केट रिस्क प्रीमियम मान लो क्वेश्चन में दिया है 5%, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर एम माइनस आर एफ। ये वो रेट है जो तुमने कमाया, तुमने रिस्क लिया, तुमने बैंक को छोड़कर तुमने मार्केट में एंटर किया, उसका तुम्हें ये प्रीमियम मिल रहा है। और जो पहला है ये हमारा, ये तुम्हें एग्जैक्ट रिटर्न है। ये प्रीमियम है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ईएपीएम का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो देखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को तो सिंपली कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह दिया जाता है। यहाँ पे तुम देखना, ये हमारा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि हमने जाने दिया। जैसे कि इफ द कंपनी गेव 100 रुपीज प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, तो जो शेयर होल्डर है वो उसे इन्वेस्ट कर देता किसी स्टॉक मार्केट में, और उसे जो रिटर्न वो आता, भाई उसको फायदा होता, तो वो ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है। जो पैसा आपने रिटेन किया, आपने जो अमाउंट रिटेन किया, आपने उस रिटेन किए गए पैसे को, एक अपॉर्चुनिटी को, वो एक इन्वेस्टर के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को आपने खत्म कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है? यहाँ पे तुम देखोगे एक परफेक्टली वर्ल्ड है जहाँ पे कोई तुम्हारा टैक्स नहीं लगता है, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है। लेकिन रियलिटी में अगर तुम देखो, अगर शेयर होल्डर उस पे डिविडेंड कमाता है, तो उसे सबसे पहले टैक्स पे करना होगा, साथ ही साथ ब्रोकरेज फीस भी पे करनी होगी। इसीलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स, मैं सिंपली लिखता हूं, इनटू 1 माइनस ब्रोकरेज फीस। इसीलिए फॉर्मूला इतना टिपिकल बन जाता है। नहीं तो अगर एक टैक्स फ्री वर्ल्ड में तुम जाओ, जहां पे तुम्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करने हैं, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा के आर इज इक्वल्स टू के। और अब रियल वर्ल्ड में तो तुम्हें पता है टैक्स पे करना है, तो ये चीज याद रख लेना। फाइनली हमारा आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक कंप्लीट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इसमें सारा हम लोग वेट असाइन करते हैं। summation of weight into specific cost. For example, weight of debt is into cost of debt, weight of preference shares into cost of preference shares, weight of equity into cost of equity. फिर इन सबको हम लोग क्या करेंगे? सम कर देंगे। समेशन इज इक्वल्स टू वैट। ठीक है? वेट और प्रोपोर्शन ऑफ दैट सोर्स इन टोटल कैपिटल। जैसे एग्जांपल से समझना, तुमने एक मिक्स्ड फ्रूट जूस बनाया। अब यहाँ पे तुमने 50% एप्पल जूस ऐड किया, जो कि सस्ता है तुम्हारे लिए, 30% ऑरेंज जूस थोड़ा मीडियम है, और 20% अनार का जूस तुमने ऐड किया, जो कि तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव है। तो जो फाइनल टेस्ट या फाइनल कॉस्ट जो होगा, डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है और कितना तुमने वेट उसमें इस्तेमाल किया। ठीक है? जैसे 50% मैंने यहाँ पे एप्पल जूस इस्तेमाल किया, जो कि मुझे मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है। तो 20 यहाँ पे 50 इंटू 20 हम लोग करेंगे। मान लो एप्पल जूस हमारे लिए डेट है। ठीक है? समझना, डेट है। तो यहाँ पे हमारा वजन कितना हो गया उस डेट का? 50%, और उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 20 हो गई। ऐसे ही ऑरेंज हमारा प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया 30%, उसकी कॉस्टिंग है मान लो 40 रुपए, प्लस इक्विटी हमारे लिए पोमोग्रेनेट जूस, अनार का जूस। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया। तो मान लो यहाँ पे हमने बस इसको इस्तेमाल किया 20%, और इसकी जो कॉस्टिंग आई हमारे लिए 60 रुपए की आई। अब इसका ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, 100 प्लस 120। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, 30 कर दे रहा हूँ, 90 ये हो जाएगा। 90 प्लस 120, और इसको थोड़ा सा और मैं कम कर दे रहा हूँ, 10। अब 50 हो जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा कितना हो जाएगा? 50 प्लस 90 140 प्लस 120 कर दो तुम, हो जाएगा 260। तो ये हमारा वैक ओवरऑल, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे हमारे जितने भी कॉस्ट है, हमारे कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है,
डेट हो, प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी, उसका एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। ठीक है? तो ये सारे कांसेप्ट्स तुम्हें याद रखना है। अब देखो एक कांसेप्ट आता है इसी में, फ्लोटेशन कॉस्ट का कांसेप्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? ये हमारे वो एक्सपेंस है जो कि एक कंपनी को इनकर होता है, उसको ये बेयर करना होता है जब वो नई सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे होते हैं। जैसे शेयर इश्यू कर रहे हो मार्केट में, जैसे तुमने मान लो अंडरराइटिंग कमीशन पे किया, ब्रोकरेज फीस पे किया, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाने में तुम्हारी लागत क्या लगी, लीगल फीस तुमने पे किया, तो ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाते हैं। तो मान लो अगर जैसे कंपनी ने ₹100 का शेयर इश्यू किया और उसने ₹5 ब्रोकर को पे कर दिया, तो उसकी जो नेट प्रोसीड होगी वो कितनी कहलाएगी? 95 कहलाएगी। तो यहाँ पे कंपनी को लेस मनी मिल रहा है, तो ओवरऑल उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ याद रख लेना। लेकिन एक ऐसा हमारा कॉस्ट है, रिटेन्ड अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट पे नहीं करना होता है, क्योंकि तुम्हारे खुद के पैसे हैं, तुम्हारे वहाँ पे ज़ीरो फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाता है। ठीक है? तो ये थी हमारी कहानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसमें हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आज हमने क्या-क्या देखा? तो हमने सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग समझा, एन्युटी देखा, ऑर्डिनरी एन्युटी, डेट क्यों चीप है, इक्विटी क्यों सबसे महँगा है, सीएपीएम समझा और वैक की हमने बात की। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट होगा डे 3, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो अभी तक हमने जो तुम्हें मतलब मैंने जो तुम्हें 2 दिन का कांसेप्ट तुम्हें पढ़ाया, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से तुम डाउनलोड करके चाहो तो रिवाइज़ कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर अपने अपने उन सारे दोस्त को शेयर कर देना जो कि इस साल यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।